आप सबको मेरा प्रणाम। आपकी बात आपके साथ में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज मैं एक बड़ा गंभीर सवाल आपके सामने लेके आया हूं और ये सवाल केवल और केवल फिलहाल भाजपा के ऊपर है। भाजपा के ऊपर इसलिए है क्योंकि भाजपा 2014 से और अब तक सेंट्रल गवर्नमेंट में सत्ता में है और उत्तर प्रदेश में 2017 से लगातार सत्ता में है। इसके लिए ये जो सवाल है वो भाजपा के लिए है और अन्य पार्टियों के लिए ये थोड़ा कम है। और क्यों? और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि आप भी ये सवाल आप भारतीय जनता पार्टी से अवश्य पूछिए। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी हाल ही में फिल्म एक रिलीज हुई, आप जानते हैं, धुरंधर रिवेंज 2। ठीक है, मैंने यह फिल्म खुद देखी और इस फिल्म में जो दिखाया गया है वो चौंकाने वाला है। इस फिल्म में अतीक अहमद के आईएसआईएस और दाऊद इब्राहिम के संबंध दिखाए गए हैं। साथ ही यह भी दिखाया गया है कि नकली करेंसी, हथियार सप्लाई और पाकिस्तान से जुड़े नेटवर्क में उसकी भूमिका थी। अब यहां मैं एक बात साफ साफ कह देना चाहता हूं, फिल्म, मैं मानता हूं फिल्म में कोई सबूत नहीं है, फिल्म कल्पनाओं पर आधारित होती है, लेकिन जिस तरीके से इस पिक्चर में दिखाया गया है केवल कल्पना मात्र हो सकती है। अतीक अहमद का हुबहू चेहरा, नोटबंदी, अजीत डोभाल, ये सब गलत है। ऐसा आप मानते हैं? क्या आपको ये विश्वास हो रहा है कि ये जो भी इस पिक्चर में दिखाया गया है वो केवल सब झूठी, काल्पनिक है, कोरी घटनाएं हैं? अतीक अहमद का जो मर्डर दिखाया गया है उसमें वो भी झूठा है? सही है, तभी तो उसमें दिखाया गया है। नरेंद्र मोदी जी का इसमें सीधे दिखाया गया है बाइक, जो उन्होंने 2016 में 8 तारीख को दिया था। हजार की नोट और 500 की नोट उन्होंने बैन किया था। उसमें जो दिखाया गया वो गलत है। मैं सवाल इसलिए खड़ा कर रहा हूं कि अतीक अहमद का इस पिक्चर में आईएसआईएस के साथ कनेक्शन दिखाया गया है और अब तक हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं था। और अगर एविडेंस रहा भी होगा तो हमें नहीं पता था उसके बारे में, क्योंकि वो एविडेंस गवर्नमेंट के पास रहा होगा। लेकिन सवाल तो उठता है, बहुत बड़ा सवाल उठता है। अगर किसी फिल्म में इतने गंभीर आरोप दिखाए जाते हैं तो क्या हमें सवाल नहीं पूछना चाहिए? अब असली मुद्दे पर आते हैं। अगर 2016 के आसपास सरकार को फेक करेंसी और आतंकी नेटवर्क की जानकारी थी तो उस समय नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से गहराई से जांच क्यों नहीं कराई गई अतीक अहमद के बारे में? सवाल बहुत महत्वपूर्ण मैं आपसे पूछ रहा हूं। थोड़ा पीछे चलिए, अतीक अहमद का इतिहास भी देख लीजिए। कम उम्र में, जब वो नाबालिग था ना, जब वो 17 साल की उम्र में उसने पहला मर्डर किया था। उसके बाद 2 बार वो निर्दलीय विधायक था। उसके बाद क्या? उसके बाद समाजवादी पार्टी में 3 बार वो समाजवादी पार्टी की टिकट से 3 बार विधायक बनता है, 1 बार सांसद भी बनता है। और 2023 तक, जब तक वो मर नहीं गया, कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी से उसके तार जुड़े हुए थे। इतना बड़ा सरगना जिसके ऊपर 100 से ज्यादा केसेस थे, इतना बड़ा दहशतगर्द जिसके केस को जजेस सुनने से मना कर देते थे। इतनी बड़ी दहशत, गवाह कोर्ट तक जाते थे तो एक ही शर्त पे जाते थे कि तुम अगर अतीक अहमद के खिलाफ शिकायत करोगे या उनके अगेंस्ट या उनके अगेंस्ट अगर गवाही देते हो तो आपको मार दिया जाएगा, अगर उनके फेवर में गवाही दोगे तो आपको मारा नहीं जाएगा। और जितने केसेस थे सब में अतीक अहमद का क्या हुआ? कोई भी जो गवाही देता था वो वहां पे होस्टाइल हो जाता था, मतलब मुकर जाता था। और जब वो गाड़ियों से चलता था तो उसकी
किसी की हिम्मत नहीं होती थी कुछ करे। बड़े बड़े आईएएस अधिकारी, बड़े बड़े आईपीएस उससे डरते थे। कभी किसी का बेटे को अपहरण करा देता था, कभी किसी को नेता को अपहरण करा लेता था, सबको अपनी उंगली पे नचाता था। इतना बड़ा दहशत था उसका उत्तर प्रदेश में। और समाजवादी पार्टी का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें है। क्यों है? क्योंकि जैसे मैं आपको बता ही चुका हूं कि 3 बार उन्हीं की पार्टी से था और 2023 तक। ये एक बड़ा सवाल है। ये भाजपा, केवल भाजपा के ऊपर है। भाजपा के ऊपर क्यों है? क्योंकि ये सत्ता में है। उनको पता था ना 2016 में नोटबंदी हुआ, और हम लोगों को भी रीजन चाहिए था, एक रीजन चाहिए था कि यार ये नोटबंदी क्यों हुआ। तो पता चला आतंकवादियों का कमर तोड़ने के लिए, पता चला फेक करेंसी को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, हमने धुरंधर पिक्चर देखा और उसमें यह पता चल गया कि 80,000 करोड़ की फेक करेंसी पाकिस्तान से इंडिया में आने वाली थी, और उसको एक तरीके से साफ करने के लिए या भारत की इकोनॉमी को बचाने के लिए ये कदम उठाए गए, और बड़ा अच्छा कदम था उसके साथ में। लेकिन क्या ये सही नहीं है कि अगर फेक नोट के बारे में अगर सेंट्रल एजेंसी को पता चल गई थी, अजीत डोभाल को पता चल गया था, और उसी समय अतीक अहमद का आईएसआई से कनेक्शन पता चल गया था, उस समय भी वो समाजवादी पार्टी से जुड़ा था, 2016 में भी, या 2016 के पहले कह सकते हैं हम, जब तक कि मुलायम सिंह की सरकार थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। जब तक मुलायम सिंह जी जीवित थे तब तक वो उनसे टच में था। तो क्या समाजवादी पार्टी की इंक्वायरी कराएगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार? क्योंकि भाई उससे संबंध थे ना, उसके लिंक थे ना। आपको क्या लगता है, अगर आईएसआईएस से संबंध था तो वैसे ही किसी को पता ही नहीं चलागा? उसके पार्टी, उसके फंडिंग के बारे में जांच हुई? अगर नहीं आप जांच कराए तो फिर आपको ये मैं कहूंगा कि ये पिक्चर में जो दिखाया गया सब झूठ है। नोटबंदी भी झूठी थी और अतीक अहमद के ऊपर लगाए गए सारे आरोप भी झूठे थे। नहीं, अगर सच्चाई है तो समाजवादी पार्टी के बारे में भी आपको जांच कराना चाहिए। क्यों जांच कराना चाहिए? क्योंकि अतीक अहमद को लेकर के कभी कोई ऐसा बयान आया कि नहीं, अतीक अहमद से हमारा कोई लेना देना नहीं है, वह मारा गया तो एक कुख्यात गुंडा था और उसको मौत की सजा मिलनी ही चाहिए थी, चलो उसका मर्डर ही क्यों हो गया। लेकिन 2023 में जब उसका मर्डर हो जाता है तो अखिलेश यादव जी संसद में रोना रो रहे थे, प्रशासन की दुहाई दे रहे थे। यह भी बेशर्मी की पराकाष्ठा है। 2017 के चुनाव में हमने भी वीडियो देखा कि अखिलेश यादव ऐसे कर रहे हैं, पीछे ढकेल रहे हैं। ये पीछे ढकेलने से ना आप लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन जनता बेवकूफ नहीं है। 2023 में जब संसद में आपने बोला ना, अतीक अहमद का जब मर्डर हुआ तो अखिलेश यादव जी ने संसद में क्या बोला था? उत्तर प्रदेश सरकार के प्रशासन के ऊपर सवाल उठाया था आपने। आप वहां भी ये भी कह सकते थे कि अतीक अहमद से हमारी पार्टी का कोई लेना देना नहीं था, उसका मर्डर हो गया तो हो जाने दो, क्योंकि ये कुख्यात अपराधी था, भारत का सबसे बड़ा अपराधी था, उससे बड़ा भारत में कोई अपराधी ही नहीं बोला गया। आज जब ये पिक्चर आई है तो जितने भी समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता हैं, हालांकि अखिलेश यादव जी का कोई बयान नहीं आया है, लेकिन प्रवक्ता से लेकर विधायक कई लोग हैं जो सीधे कह रहे हैं कि यह पिक्चर प्रोपेगेंडा है और अतीक अहमद का आईएसआईएस के साथ कोई कनेक्शन नहीं था। अगर अतीक अहमद का आईएसआईएस से कोई कनेक्शन नहीं था तो मैं समाजवादियों को भी यह पूछना चाहता हूं,
आपकी पार्टी बदनाम हो रही है, क्योंकि वो आपकी पार्टी से 3 बार का एमएलए था और 1 बार सांसद था। ये बहुत गंभीर मामला है। अगर कोई पार्टी का सदस्य जिसके बारे में ये कहा जाता हो कि वो आईएसआईएस से उसका लिंक था, पाकिस्तान से वो हथियारों की खरीद फरोख्त करता था, वहां से ड्रग्स तस्करी करता था, नशीली पदार्थों का तस्करी करता था, वो दाऊद इब्राहिम से सीधे बात करता था। ये बहुत बड़ा आपकी पार्टी पर भी दब्बा है। अगर आपको थोड़ी भी शर्म बची है तो आपको पीआईएल फाइल करना चाहिए और ये बताना चाहिए कि अतीक अहमद के बारे में जो दिखाया गया है वो झूठ है और धुरंधर फिल्म के निर्माता को सजा देनी चाहिए, उसके ऊपर एफआईआर लॉन्च होना चाहिए। अगर आप ये नहीं करते हैं तो ये मान लिया जाएगा, ये मैं मानता हूं, हालांकि मेरे ना मानने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन मैं ये कहता हूं तो मैं इस बात को मान जाऊंगा कि हां आप भी उसके सहयोगी थे, क्योंकि बिना किसी पार्टी के सहयोग से इतना बड़ा रिस्क तो कोई नहीं लेगा। 80,000 करोड़ की फेक करेंसी आ रही थी, वो तो 2016 में था। 2016 में अगर वो आ गया होता तो क्या होता। मैं इस बात से जरूर ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है तब से हमको ये सब जानकारियां मिलने लगी हैं। मैं इसमें योगी आदित्यनाथ जी को भी नहीं कुछ दोष दे सकता हूं। मैं मानता हूं कि 2017 से लेकर 2022 तक वो शायद अंकुश में रहे होंगे, शायद उनको भी दबाने की कोशिश की हो गई कि जाने दीजिए, छोड़िए ये सब वो। लेकिन 2017 के पहले समाजवादी पार्टी के द्वारा उसके केसेस को विड्रॉ करने की भी चर्चा थी। क्यों, सवाल उठता है। मैं मानता हूं, मैं एक आरोप और लगाता हूं, लेकिन यह सही है या झूठ है वो तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, बट जो हुआ अच्छा हुआ। अगर सरकार के संरक्षण में भी अगर उसका मर्डर हुआ है, मैं मानता हूं बहुत बढ़िया हुआ। और 2022 का उसके बाद जो योगी जी को जो समर्थन मिला, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं कह रहा हूं भाजपा वालों, नरेंद्र मोदी जी, ये आप भी जानते हैं कि जिस प्रकार से उसका मर्डर हुआ है, भारत के किसी मुख्यमंत्री में यह दम नहीं है। मैं कह रहा हूं भारत के किसी मुख्यमंत्री के अंदर वो बूत नहीं है, वो ताकत नहीं है कि इस तरीके से किसी का मर्डर करा दिया हो जाए किसी का और वो स्थितियों को संभाल ले। नरेंद्र मोदी जी आप भी नहीं कर पाते, ये सच्चाई है। ये केवल इस तरीके से हैंडल केवल और केवल योगी आदित्यनाथ जी कर सकते हैं। सल्यूट करता हूं ऐसे नेताओं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर उस तरीका का उसका इस कनेक्शन है तो फिर जांच क्यों नहीं, जांच तो होनी चाहिए। अगर जांच नहीं है तो ये भाजपा के ऊपर भी सवाल उठते हैं। भाजपा के ऊपर एक सवाल और उठते हैं कि 2016 से आपको पता था साबरमती जेल में अतीक अहमद था, 2023 तक वो जिंदा था, उसको फोन पे बात वो पाकिस्तान में भी कर रहा था। कुछ अफवाहें जरूर उड़ी थी कि केसेस हुए, कुछ जांच हुई, लेकिन उसके नेटवर्क के बारे में कभी कोई जांच नहीं, किसी को भी अरेस्ट नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं अगर कटघरे में कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। कुछ लोग कहते हैं यह सिस्टम के अंदर की बड़ी कहानी है। अब मैं किसी निष्कर्ष पे नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं।
अगर इतना गंभीर आरोप है तो क्या सरकार को जांच नहीं कराना चाहिए था? अगर समाजवादी पार्टी इन आरोपों को गलत मानती है तो उन्हें पीआईएल फाइल करना चाहिए और 2016 से 2023 तक केंद्र और राज्य सरकार क्या करती है? क्या राजनीतिक संरक्षण ने इस पूरे मामले को प्रभावित कर दिया? यह सवाल किसी एक पार्टी के खिलाफ नहीं है, यह सवाल सिस्टम से है, सवाल सच्चाई से है। और सबसे बड़ी बात, देशभक्ति का मतलब सिर्फ नारे लगाना नहीं होता है। अगर आप सवाल पूछते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप देश विरोधी हैं। सवाल पूछना लोकतंत्र की ताकत है। आज जरूरत है पारदर्शिता की, जवाबदेही की और सच्चाई की। अगर सरकार साफ है तो जांच से डर कैसा? अगर आरोप गलत है तो सच सामने आने दीजिए ना। और अगर कहीं गलती हुई है तो उसे स्वीकार करना भी उतना ही जरूरी है। बस इतना कहना चाहता हूं, न किसी पार्टी के पक्ष में न किसी पार्टी के विरोध में, हम सिर्फ सच्चाई के पक्ष में हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए, मैं आपको कह रहा हूं, पब्लिक जो हमारे वीडियो देख रहे हैं, अगर आप भी सवाल उठाना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और उन लोगों से पूछिए कि अगर ये सब आपको पता था तो समाजवादी पार्टी की जांच क्यों नहीं? या आप केवल हमको बेवकूफ बनाते हो? ठीक है, प्रणाम।